वंदे मातरम। हिंदी साहित्य रिवीजन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आज की रिवीजन कक्षा में आज हम पढ़ेंगे गद्य विधाएँ। और सबसे पहले आपसे अनुरोध यह रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के पश्चात आप इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे, जो कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के पश्चात आपकी परीक्षा बहुत नज़दीक है और उस परीक्षा को मद्देनज़र रखते हुए प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आज हम पढ़ेंगे कहानी। और कहानी में क्या क्या पढ़ेंगे? कहानी का विकास कैसे हुआ, तत्व कौन कौन से होते हैं और कहानी का प्रकार कितना है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे उपन्यास, उपन्यास का अर्थ, विकास और प्रकार। इसके अलावा पढ़ेंगे अपन रेखाचित्र, रेखाचित्र, संस्मरण, संस्मरण की परिभाषा, तत्व, विकास, रेखाचित्र का उद्भव, अर्थ और विकास। एकांकी, एकांकी की परिभाषा, एकांकी के तत्व और विकास। इसके अतिरिक्त नाटक, नाटक की परिभाषा, नाटक के तत्व और प्रकार। एक इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रश्न होंगे वो होंगे कि जैसे आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है, वो हम पढ़ेंगे। रेखाचित्र और संस्मरण में क्या अंतर है, वो आपको अच्छी तरह से क्लियर करके बताया जाएगा। इसके अतिरिक्त रेखाचित्र और कहानी में क्या अंतर है, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप बहुत अधिक अच्छी शैली में दे सकेंगे, तो आपका भविष्य उज्जवल हो। आइए शुरू करते हैं रिवीजन कक्षा गद्य विधाएँ। और आप जानते हैं एक प्रश्न भी व्यक्ति का भविष्य बदल सकता है। तो शुरू करते हैं गद्य विधाएँ। और गद्य विधाओं में अपन पढ़ेंगे कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, एकांकी और जीवनी। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कहानी, कहानी का विकास, कहानी का अर्थ, इसकी परिभाषाएं। सबसे पहले अपन लेते हैं कहानी। कहानी के संबंध में देखिए कि कहानी साहित्य जगत में प्रचलित एक महत्वपूर्ण विधा है। भारतीय साहित्य में कथा, आख्यायिका, गल्प, कहानी, लघु कथा, नई कहानी के नाम से प्रचलित इस विधा की एक दीर्घ परंपरा विद्यमान रही है। यानी यह कहानी आज जब नई कहानी तक पहुंची है तो इसकी एक लंबी यात्रा रही है। इस कहानी की परिभाषाएं अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अपने विचारों से जो किस प्रकार दी है। सबसे पहले देखिए हडसन ने जो परिभाषा दी है, कहानी की क्या परिभाषा दी है हडसन ने, कि लघु कथा में केवल एक ही मूल भाव होता है और उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एकनिष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। कहानी को लघु कथा भी कहा जाता है। एलरी नामक विद्वान ने कहा है कहानी एक घुड़दौड़ है, यानी तेजी से समाप्त होती है, जिसका आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है। कहानी का शुरुआत और कहानी का जो अंत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारे हिंदी के विद्वान श्याम सुंदर दास ने कहा है कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है या नाटकीय कहानी है। प्रेमचंद, जो कि कहानी के बहुत अच्छे कहानीकार माने जाते हैं, हिंदी में प्रेमचंद की 300 से अधिक कहानियाँ लिखी गई है। और प्रेमचंद क्या कहते हैं कि अनुभूतियाँ ही रचनाशील भावना से अनुरंजित होकर कहानी बन जाती है। ये परिभाषाएं आपको याद होना ज़रूरी है। कहानी क्या है इसके संबंध में लिखिए, कहानी का विकास कैसे हुआ। तो आपको उत्तर देते समय एक दो परिभाषा आपको कम से कम याद होना आवश्यक है। अब कहानी के तत्व, कहानी के तत्व कौन कौन से हैं? कहानी के तत्वों में देखिए सबसे पहली बात कथानक। ये तत्व जैसे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, संस्मरण है, चाहे वे एकांकी है, इन सभी के लिए ये तत्व आवश्यक होते हैं। और इन तत्वों का वर्णन भी इनके अनुसार ही होता है। जैसे कहानी, कथानक कहानी के शरीर में हड्डियों के समान होते हैं और कथावस्तु के अभाव में कहानी अस्थि रहित शरीर के समान होती है। कथावस्तु की रचना अत्यंत मनोवैज्ञानिक तरीके से और क्रमिक विकास के रूप में होनी चाहिए।
कथा वस्तु के गुण क्या है? कथा वस्तु मौलिक होनी चाहिए, संभाव्य होनी चाहिए, सुगठित होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। कथा वस्तु मौलिक, संभाव्य, सुगठित और रोचक होनी चाहिए। दूसरा है चरित्र चित्रण। कहानी के जो पात्र होते हैं उनका चरित्र चित्रण किस प्रकार होता है? सफल चरित्र चित्रण के लिए आवश्यक है कि कहानीकार को मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। लेखक को लेखनी के पात्रों के वश में होना चाहिए। लेखक की जो लेखनी होती है वो पात्रों के वश में होनी चाहिए। पात्र जो होते हैं, चरित्र जो होते हैं, उनके वश में लेखनी को होना चाहिए। तीसरा है इसका कथोपकथन, और जिसको डायलॉग भी कहा जाता है, संवाद भी कहा जाता है। कथोपकथन कहानी के आवश्यक अंग होते हैं। कथोपकथन पात्र और परिस्थिति के अनुकूल, संक्षिप्त और रोचक होने चाहिए। चौथा है इसका वातावरण, और वातावरण का कहानी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण का यानी कहानी का वातावरण उपन्यास की तरह इतना विस्तृत नहीं होता है, पर ऐसा होना चाहिए जो पात्रों की स्थिति की व्याख्या करने में सहायक हो, यानी पात्रों की स्थिति अवश्य बताए। इस प्रकार का वातावरण अवश्य उस कहानी में होना चाहिए। पांचवा है इसका उद्देश्य, और प्रत्येक कहानी का कोई लक्ष्य या उद्देश्य होता है। कहानी का उद्देश्य है जीवन का चरित्र उपस्थित करना, जीवन का विश्लेषण करना, निराश मन को प्रकाश की क्षीण रेखा में आलोकित करना, ये उद्देश्य होते हैं कहानी के। और छठा इसका जो तत्व है वह है शैली। शैली किसी कार्य के संपादन विधि में कौशल और स्पष्ट हो, जो पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करे, उसे शैली कहते हैं। यानी जिस कुशलता से, जिस हुनर से कहानी लिखी जाती है, जिस सुंदरता से कहानी लिखी जाती है, जो पाठक का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, वो शैली होती है। कहानियाँ कई शैलियों में लिखी जाती हैं। अब कहानियों की शैलियाँ भी कई शैलियाँ हैं, जैसे भावात्मक शैली है, विचारात्मक शैली है, व्यंग्य विनोदपूर्ण शैली है, जैसे हरिशंकर परसाई जो है, जो व्यंग्य शैली के लेखक हैं। इसी प्रकार कई कहानियाँ हैं वो विचारात्मक शैली की भी होती है। हिंदी कहानी का विभाजन यदि किया जाए, हिंदी कहानी जो आज हम पढ़ रहे हैं, आज जिस नई कहानी को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक आने में इसे कितना समय लगा और किस प्रकार की यात्रा इस कहानी ने की, तो वो पढ़ेंगे। तो इस कहानी को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी और दूसरी स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, यानी स्वतंत्रता पूर्व की हिंदी कहानी और स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी। तो पहली बात है कि भारत में 1900 ईस्वी के लगभग कहानी का जन्म हुआ, और वो हुआ था सरस्वती पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का विकास हुआ था। सरस्वती पत्रिका जो 1900 ईस्वी में के लगभग छपने लगी थी, तभी से भारत में कहानी का जन्म हुआ था, हिंदी कहानी का जन्म हुआ था। अब हिंदी कहानी में स्वतंत्रता पूर्व की जो कहानी है, स्वतंत्रता पूर्व की जो कहानी है, उसे हम 2-3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे प्रेमचंद पूर्व कहानी, प्रेमचंद से पहले की जो कहानियाँ थी वो 1900 से लेकर के 1915 तक, यानी इंदुमती अखबार में, इंदुमती जो पत्रिका थी, इंदुमती जो कहानी थी, इंदुमती से लेकर के उसने कहा था, ये 2 कहानियाँ थी, उसने कहा था ये भी बहुत अच्छी कहानी है, और इंदुमती, यानी इनसे लेकर के इनके प्रकाशन काल को हिंदी कहानी का प्रथम उत्थान काल कहा जाता है। इंदुमती कहानी से लेकर के, इंदुमती जो कहानी है उससे लेकर के उसने कहा था कि प्रकाशन काल तक कहानी का प्रथम उत्थान काल माना जाता है। इस युग की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी थी प्रेमचंद पूर्व की? जैसे इंदुमती कहानी थी जो 1900 में लिखी गई, गुलबदन 1902 में लिखी गई, और ये दोनों कहानियाँ किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई, जो कि एक ऐतिहासिक कहानीकार है। 1909 में राखीबंध भाई, जिसे वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई। 1911 में ग्राम कहानी लिखी गई, जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई। और 1913 में रक्षाबंधन कहानी लिखी गई, जो विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक के द्वारा लिखी गई। विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक ने रक्षाबंधन कहानी 1913 में लिखी। ये कहानियाँ थी प्रेमचंद पूर्व की कहानियाँ, यानी प्रेमचंद युग से पहले की कहानियाँ। अब आ जाती है कि प्रेमचंद युगीन जो कहानियाँ हैं उनका क्या, इसमें कहानी का विकास कैसे हुआ। प्रेमचंद युगीन कहानी है वो 1916 से 1936 तक चलती है, और इसको हम छायावादी काल भी कह सकते हैं। प्रेमचंद के आगमन से हिंदी कहानी में एक नए युग की शुरुआत होती है।
प्रेमचंद की सबसे पहली पंच परमेश्वर कहानी जो कि 1916 में लिखी गई थी, और प्रेमचंद की कहानियों में प्रथम बार किसान, मजदूर, विधवा, नारी व्यथा की दशा को कहानी में चित्रित किया गया है। प्रथम बार, यानी इससे पहले इस प्रकार की कहानियाँ जो कि राजा महाराजाओं की कहानियाँ हुआ करती थी, परियों अप्सराओं की कहानियाँ हुआ करती थी, और आम जन की जो कहानी की शुरुआत हुई वह कहानी की शुरुआत प्रेमचंद युगीन कहानी से शुरू होती है, जिसमें किसान, मजदूर, विधवा, नारी व्यथा इन सभी को चित्रित करने का प्रयास किया गया। तीसरा जो प्रकार इसका होता है वो है प्रेमचंदोत्तर कहानी, यानी प्रेमचंद की मृत्यु के पश्चात जो कहानियां बनी, यानी 1936 से लेकर के 1947 का जो समय है वो प्रेमचंदोत्तर कहानी है। 1936 ईस्वी के, यानी प्रेमचंद की मृत्यु के बाद कई ऐसे कहानीकार प्रकाश में आए जिन्होंने वर्गीय विशेषताओं की अपेक्षा व्यक्ति के सूक्ष्म, अंतर्द्वंद और मनोविश्लेषणात्मक कहानी को प्रधानता दी। 1936 के बाद, प्रेमचंद की मृत्यु के बाद, व्यक्ति के सूक्ष्म अंतर्द्वंद यानी व्यक्ति के मन का जो अंतर्द्वंद है, मन की जो व्यथा है उसे और मनोविश्लेषणात्मक कहानियों को प्रधानता दी गई। प्रेमचंदोत्तर कहानियां है वो 3 प्रकार की कहानियां लिखी गई है, जिसमें मनोविश्लेषणात्मक चिंतन, जिसमें फ्रायड, यूंग और एडलर ये मनोविश्लेषणात्मक यानी मनोविज्ञान के ज्ञाता रहे हैं, इनसे प्रभावित है। ये कहानियां जो फ्रायड, यूंग और एडलर इनसे प्रभावित कहानियां, इनके सिद्धांतों से प्रभावित है। दूसरा जो प्रभाव है वो बंगला लेखकों का प्रभाव है, बंगला लेखकों का भी हिंदी कहानियों में प्रभाव हुआ। और तीसरा है उर्दू से प्रभावित भी ये कहानियां हुई, यानी बहुत सारी कहानियों में उर्दू के शब्द भी आने लगे। अब देखिए कि आरंभिक लेखकों में जैसे किशोरीलाल गोस्वामी, माधव प्रसाद मिश्र, बंग महिला रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा इत्यादि थे। अब प्रेमचंदोत्तर जो कहानियाँ थी, प्रेमचंद के पश्चात जो कहानियाँ लिखी गई थी और उसके कहानीकार थे, उनमें जैसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद जोशी, यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भगवती चरण वर्मा, ये इस समय के कहानीकार थे जो कि प्रेमचंद के पश्चात के थे, प्रेमचंदोत्तर कहानीकार थे। इनमें से प्रमुख कहानियाँ जैसे प्रियव्रत कहानी, जाह्नवी, नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखी गई, और ये बाल मनोविज्ञान की कहानी लिखने वाले, मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखने वाले जैनेन्द्र कुमार थे। इसकी खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ ये भी लिखी गई। इसके अलावा रोगी, परित्यक्ता ये इलाचंद जोशी की लिखी हुई थी। शर्त, कर्मफल, 4 आने, दुख, शिव पार्वती ये यशपाल की लिखी गई कहानियाँ थी। तो ये थे प्रेमचंदोत्तर कहानीकार, ये भी आपको लिखना है। यानी आपको ये भी पूछा जा सकता है प्रेमचंदोत्तर कहानीकार कौन थे, उनके द्वारा विरचित या उनके द्वारा लिखित कुछ कृतियाँ, कुछ कहानियाँ लिखिए। अब है स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी, जो कि 1947 से लेकर के अब तक का जो समय है, इस समय में स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कहानी कहा जाता है। यह युग कहानी विधा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1952 ईस्वी के आसपास हिंदी में नई कहानी का विकास हुआ। तो नई कहानी का विकास कब हुआ था? 1952 के आसपास। और इस युग में 3 प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। इस युग में 3 प्रकार की कहानियाँ लिखी गई। वो कौन कौन सी थी? एक तो थी कि महानगरों के बदलते जीवन रूपों का चित्रण करने वाली कहानियाँ, और इस प्रकार की कहानियाँ लिखने वाले थे मोहन राकेश, निर्मल वर्मा, उषा प्रियमवदा, मनु भंडारी, भीष्म साहनी, ये इस समय की कहानियाँ लिखने वाले थे। जैसे मान लो निर्मल वर्मा की जो कहानियाँ लिखी गई है, लंदन की एक रात, परिंदे, वापसी, मछलियाँ, ये इनकी कहानियाँ लिखी हुई थी निर्मल वर्मा की। भीष्म साहनी की एक कहानी लिखी हुई है, एक तो चीफ की दावत है और एक इंद्रजाल है। ये कहानियाँ लिखी गई थी महानगरों के बदलते जीवन रूपों का चित्रण करने वाली कहानियाँ। महानगरों का जीवन किस प्रकार बदल रहा था, उनके रहन सहन, उनकी संस्कृति में जो परिवर्तन आ रहे थे, उनके बारे में या उनका जिक्र करने वाली ये कहानियाँ थी। दूसरा जो है
वो है कस्बे के जीवन चित्रण वाली कहानियाँ। यानी कुछ जो गांव थे जिनकी जनसंख्या बढ़ गई, जिनमें सुविधाएं बढ़ गई और जिन्होंने कस्बे का रूप धारण कर लिया, उस जीवन को व्यक्त करने वाली कहानियाँ थी। इन कहानियों में कई ग्रामीण इलाकों को चित्रित किया गया जो शहर बनने की प्रक्रिया में थे। यानी कुछ छोटे ग्राम थे, कुछ छोटे कस्बे थे जो कि शहर बनने की प्रक्रिया में थे, जो जिनकी जनसंख्या वृद्धि हो रही थी, जहाँ पर साधन बढ़ रहे थे, जैसे राजा निर्बंसिया, खोया हुआ आदमी और नीली झील। ये कमलेश्वर की लिखी हुई कहानियाँ हैं जो कि कस्बे के जीवन चरित्र को या कस्बे का जीवन चित्रण करने वाली कहानियाँ हैं। धर्मवीर भारती की लिखी हुई है गुल की बन्नो, ये कहानी भी इसी प्रकार की कहानी है। तीसरा जो प्रकार था स्वतंत्रता के पश्चात कहानी का, वो था आंचलिक कहानियां, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आंचलिक कहानियां। यानी अंचल विशेष की या अंचल एक क्षेत्र की कहानियां, क्षेत्र विशेष की जो कहानियां थी उसे आंचलिक कहानियां कहा गया। स्वतंत्रता के पश्चात ग्राम विकास योजनाओं का निर्माण किया गया। सरकार ने अपनी योजना का निर्माण करके और गांवों का विकास किया गया। उस विकास को व्यक्त करते हुए, उस विकास से गांवों में जो परिवर्तन आया, उनसे संबंधित आंचलिक कहानियां लिखी गई। गांवों के बदलते रूप को कहानीकारों ने अत्यंत कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया। जैसे तीसरी कसम, ठुमरी, ये फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई थी, और सबसे जो प्रसिद्ध आंचलिक कहानीकार है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, जिन्होंने तीसरी कसम, ठुमरी ये कहानियाँ लिखी। इसके बाद जैसे प्यास, प्रेत मुक्ति, ब्राह्मण, ये शैलेश मटियानी की लिखी हुई थी। हास्य व्यंग्य कहानियाँ भी इस समय विकसित हुई, जिन्होंने राजनीति और समाज का सजीव चित्रण किया। इस समय हास्य व्यंग्य कहानियाँ, हास्य और व्यंग्य का जो विषय था वो भी राजनीति या आमजन था। आमजन के साथ हो रहे दुराचार या उनके साथ सामाजिक दुर्व्यवहार को भी हास्य व्यंग्य के माध्यम से इन्होंने प्रस्तुत करने का अच्छा प्रयास किया था इन कहानीकारों ने। ये तो था अपने कहानी के बाद चलते हैं अपन संस्मरण की तरफ। संस्मरण क्या है? संस्मरण की तरफ चलते हैं, और संस्मरण आधुनिक गद्य विधा में संस्मरण का अपना विशिष्ट स्थान है। संस्मरण का अपना विशिष्ट स्थान है। और संस्मरण की व्युत्पत्ति देखिए, सम प्लस में प्लस अन, इसमें लेट जो प्रत्यय है उससे बना है, और ये स्मय जो है ये इसका मूल शब्द है। इसके सम उपसर्ग और अन्न जो प्रत्यय है स्मय शब्द के लगने से संस्मरण शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ है सम्यक रूप से स्मरण करना, यानी पूर्ण रूप से याद करना, जिसको हम कहते हैं पूर्ण रूप से याद करना। किसी व्यक्ति, घटना, दृश्य, वस्तु को सम्यक रूप से या आत्मीय एवं गंभीरता से स्मरण करना ही संस्मरण कहलाता है। ये संस्मरण की परिभाषा है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि संवेदनशील व्यक्ति का हृदय जब किसी कारणवश एक साधारण व्यक्ति को भी विशिष्ट व्यक्ति के रूप में ग्रहण करता है तथा समय आने पर स्मृति के आधार पर उसके व्यक्तित्व अथवा जीवन के किसी एक पक्ष को लिपिबद्ध कर पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है, तो उसे संस्मरण कहा जाता है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है संस्मरण के बारे में। अब संस्मरण के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी। जैसे सबसे पहले डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत की परिभाषा देखते हैं, और वो कहते हैं कि भावुक कलाकार जब अतीत की अनंत स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कोमल कल्पना से अनुरंजित कर व्यंजनामूलक अपने संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं से विशिष्ट कर रोचक ढंग से यथार्थ रूप में व्यक्त कर देता है, उसे संस्मरण कहते हैं। यानी कलाकार का भावुक होना आवश्यक है। उसके मन में जो स्मृतियां हैं उन स्मृतियों को अपनी अनुभूतियों की कल्पना में रंग करके और मूल संकेत शैली में अपने व्यक्तित्व की विशेषताओं के साथ अपने व्यक्तित्व की विशेषताएं उनमें मिला करके और रोचक ढंग से साहित्यिक शैली में पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने की क्रिया जो है वो संस्मरण कहलाता है। संस्मरण का अर्थ हम अपने विचार में, यानी संस्मरण का एक अर्थ अपनी सीधी भाषा में देखें तो इसका अर्थ होता है ताज़ा याद। इस प्रकार की याद जो हम भुलाए नहीं भूलते हैं। संस्मरण हिंदी साहित्य में
हिंदी साहित्य में रेखा चित्र, जीवनी, रिपोर्टाज इनको एक ही माना जाता है, लेकिन रेखा चित्र और संस्मरण को भी एक माना गया, लेकिन इनमें बहुत सारे अंतर हैं। यानी रेखा चित्र और संस्मरण में भी अंतर है। अब संस्मरण जो है, रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर होता है, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर होता है, कहानी और संस्मरण में क्या अंतर होता है, इन सभी का अगले जो ही जब आगे बढ़ेंगे तो इन सभी के अंतर के बारे में भी प्रश्न है वो दिए गए हैं, उनके बारे में अंतर भी बताया गया है। संस्मरण की विशेषताएं क्या है? संस्मरण की विशेषताएं देखिए, संस्मरण वैयक्तिकता, जीवन के किसी एक खंड विशेष का चित्रण होता है। इसमें वैयक्तिकता होती है, एक व्यक्तिगत होता है, ये जीवन के किसी खंड विशेष का चित्रण होता है। और इसमें कथात्मकता और चित्रोत्तमता भी होता है, यानी इसमें कथानक भी होता है। और संस्मरण को जब हम देखते हैं तो उस व्यक्ति का एक चित्र सा हमारे सामने साकार हो जाता है। इसमें लेखक अपने जीवन की किसी एक घटना का वर्णन करता है जिसे लंबे अरसे के बाद भी वो भूल नहीं पाया है, तभी उसे संस्मरण कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है संस्मरण की कि जीवन के किसी खंड विशेष का चित्रण करना, किसी भी व्यक्ति के जीवन का समग्र चित्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। लेखक के जीवन की कोई भी विशिष्ट घटना संस्मरण हो सकती है। लेखक के जीवन में जो घटना घटित हुई है और जिस घटना से वो प्रभावित हुआ है वह उस व्यक्ति के लिए संस्मरण हो सकता है। किसी व्यक्ति की घटना का संपूर्ण जीवन का वर्णन करना आवश्यक नहीं है संस्मरण के लिए। एक है इसमें कथात्मकता, इसकी विशेषताओं में कथात्मकता। संस्मरण में कथा तत्व की कथा अन्य विधाओं की भांति काल्पनिक नहीं होकर के सत्य कथा पर आधारित होती है। संस्मरण हमेशा सत्य होते हैं और लेखक या कवि द्वारा स्वानुभूत होता है, यानी जो इसने अनुभव किया है वही संस्मरण में लिखा जाता है। चौथा है इसका चित्रोपमता, जिसमें साकार हो जाना। इसकी विशेषता, इसी विशेषता के कारण लोग इसको संस्मरण कहते हैं, क्योंकि और इसी के कारण, चित्रोपमता के कारण ही इसे रेखा चित्र में समानता दी गई है। क्योंकि रेखा चित्र में भी जिस व्यक्ति का रेखा चित्र लिखा जाता है, जिस घटना का रेखा चित्र लिखा जाता है, वह घटना या व्यक्ति हमारे सामने चित्र के रूप में उपस्थित हो जाता है, और यही संस्मरण में होता है। ये दोनों में एक समानता होती है। इसका आशय है कि लेखक अपने वर्णन विषय का वर्णन इस प्रकार करता है कि पाठक के समक्ष उसका चित्र उत्पन्न हो जाता है। संस्मरण जो है वह संस्मरण के तत्व जैसे कहानी के हैं, जैसे उपन्यास के हैं, वैसे इसमें भी होता है। कथावस्तु होती है, पात्र होता है, देशकाल होता है, भाषा शैली है, उद्देश्य है। इसमें कथावस्तु और पात्र जो होते हैं और देशकाल जो होता है, ये सत्य घटना पर आधारित होते हैं। ये ध्यान रखना है, ये सत्य घटना पर आधारित होते हैं। तो इसका अर्थ है कि हम संस्मरण एक साहित्यिक विधा है जिसने कुछ ही वर्षों में अपनी रोचकता और सरसता के कारण पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। इसका उद्भव यूरोप में हुआ था। गद्य साहित्य की अन्य विधाओं के समान हिंदी संस्मरण ने भी अपनी प्रथम अभिव्यक्ति पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से शुरू की है। प्रथम अभिव्यक्ति है वो पत्र पत्रिकाओं में छप करके ही शुरू की है। और हिंदी साहित्य में जो संस्मरण विधा का विकास है वो लगभग 1920 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब संस्मरण जो है वो गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं। गद्य में भी लिखे जाते हैं, पद्य में लिखे जाते हैं। जैसे पद्य संस्करण में हम अर्ध कथानक जो है, बनारसी दास चतुर्वेदी की कविता है अर्ध कथानक, जिसको हम यानी पद्य संस्मरण का प्रारंभ मान सकते हैं। सरोज स्मृति जो है वो निराला की लिखी हुई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सरोज स्मृति एक बहुत बड़ी कविता है जो एक पद्य संस्मरण है। पद्य संस्मरण है। गद्य संस्मरण, गद्य संस्मरण में देखिए, गद्य संस्मरण के उद्भव और विकास में सरस्वती पत्रिका का विशेष योगदान है। जैसे अनुच्छेदन का अंत और सभा की सत्यता, ये अनुच्छेदन का अंत 1905 में, सभा की सत्यता 1907 में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई। इधर उधर की बातें ये रामकुमार खेमका द्वारा 1918 में लिखा गया। संस्मरण जो है वो हर युग में लिखा गया। जैसे द्विवेदी युग में लिखा गया, इसके बाद छायावादी युग में लिखा गया, प्रयोगवादी युग में लिखा गया और नए युग में भी लिखा जा रहा है। तो
छायावादी संस्करण में जैसे छायावादी युग के जो संस्मरण है उसमें रामकुमार खेमका है, कृपानाथ मिश्र है, भगवान दीन दुबे है। इस युग में संस्मरणात्मक रेखा चित्रों की एक नई विधा का प्रचलन भी हुआ था। एक संस्मरण और रेखा चित्र दोनों के जब गुण मिलते हैं तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र होता है। और संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखने वाले थे श्री राम शर्मा, बनारसी दास, महादेवी वर्मा, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अब जैसे महादेवी वर्मा के जो संस्मरण है और संस्मरणात्मक रेखा चित्र दोनों ही इसमें आ जाते हैं। जैसे रामा 1930 में लिखा गया एक संस्मरण है, बिंदा 1934 में, गीसा 1936 में, अतीत के चलचित्र 1941 में, स्मृति की रेखाएं 1947 में, पथ के साथी 1956 में, स्मारिका 1971 में, मेरा परिवार 1972 में। जैसे पथ के साथी है, इसमें जितने भी साहित्यिक लोग, साहित्यकार, कवि, लेखक, विचारक जो भी इनके संपर्क में आए उन सभी का वर्णन पथ के साथी में है। और मेरा परिवार, इनके साथ में जितने भी जो नौकर रहे हैं, उनके पशु पक्षी जितने भी इनके साथ रहे हैं उन सभी का वर्णन मेरा परिवार में है। जगदीश चंद्र माथुर ने संस्मरण लिखा था 10 तस्वीर और जिन्होंने जीना जाना, जिन्होंने जीना जाना, और ये लिखा था। सेठ गोविंदास ने लिखा था स्मृतिकरण। हरिवंश राय बच्चन जिन्होंने नए पुराने झरोखे लिख करके संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखा था। अब हम पढ़ेंगे रेखा चित्र। संस्मरण पढ़ लिया, संस्मरण के बाद पढ़ेंगे रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है? हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में अन्य विधाओं के साथ साथ रेखा चित्र नामक नवीन विधा भी विकसित हुई। इसे स्केच भी कहा जाता है। स्केच, शब्द चित्र, तुलिका, चरित्र लेख, व्यक्तिगत चित्र इत्यादि नामों से जाना जाता है। इत्यादि नामों से इसे अभिहित किया गया है। रेखा चित्र की क्या परिभाषा है? डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं रेखा चित्र की परिभाषाओं में? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि रेखा चित्र में रेखाएं तो हो मूर्त रूप, अर्थात उतार चढ़ाव नहीं हो। रेखाएं तो मूर्त रूप होनी चाहिए, उतार चढ़ाव नहीं हो, तथ्यों का उद्घाटन मात्र हो। यानी जिस प्रकार हम संस्मरण में लिखते हैं, संस्मरण में यही थोड़ा सा अंतर है। और यानी संस्मरण में उतार चढ़ाव होता है, इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि रेखा चित्र में आलंबन के रूप, सौंदर्य और उसकी चेष्टाओं आदि को अंकित किया जाता है। जिसके बारे में हम, जिसका रेखा चित्र लिख रहे हैं, जिस घटना को रेखा चित्र में लिखने का प्रयास कर रहे हैं, वह घटना या उस व्यक्ति का जो सौंदर्य है, उसकी जो चेष्टाएं हैं, वो उसमें अंकित होनी चाहिए। डॉक्टर माखनलाल क्या कहते हैं? डॉक्टर माखनलाल कहते हैं कि जिस प्रकार चित्र का उद्देश्य किसी भाव विशेष को दृष्टा के हृदय में जागृत कर देना होता है, ठीक उसी प्रकार रेखा चित्र भी अनुकूल अभिव्यक्ति, कौशल, इतिहास, घटना, मनोविज्ञान, वातावरण आदि की सहायता से अभिप्सित भाव की अनुभूति करा देता है। ये डॉक्टर माखनलाल की परिभाषा है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम क्या कह सकते हैं? इन परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि रेखा चित्र किसी प्रतिनिधि चरित्र के मर्म स्पर्शी स्वरूप को घटनाओं के सहारे उभारना है। ये संक्षेप में इसकी परिभाषा हो गई कि किसी प्रतिनिधि चरित्र के जो मर्म स्पर्शी स्वरूप है, उसके साथ में जो घटनाएं घटित हुई है या जिन घटनाओं से लेखक प्रभावित हुआ है, उन सभी को उभारना है। रेखा चित्र यानी संस्मरण की तरह रेखा चित्र की भी विशेषताएं होती है। विशेषताओं में पहली बात है कि इसमें चित्रात्मकता होनी चाहिए, पात्रों को सशक्त रूप में प्रस्तुत करना होता है। दूसरी बात इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है एकात्मकता, जो कि संस्मरण से इसे अलग करती है। ये कि पूर्ण समर्पण भाव से विषय की ओर केंद्रित होना, यानी आद्यंत अपने विषय में लीन होना, यानी शुरू से लेकर के और समाप्ति तक अपने विषय में लीन रहना लेखक का। तीसरी बात है तटस्थता, यानी जिसमें किसी का कोई पक्षपात नहीं हो। लेखक द्वारा आत्म प्रशंसा या वैयक्तिक जीवन के चित्रण से बचना होता है। ये रेखा चित्र की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और चौथी बात है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता क्या है? संक्षेप में मर्म स्पर्शी विशेषताओं का विवरण हो, अनावश्यक विवरण उसमें नहीं होना चाहिए। कुछ रेखा चित्र देखिए, जैसे महादेवी वर्मा के द्वारा रामा जो है
वो रेखा चित्र लिखा गया था 1930 में। इसको संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कहा जाता है। प्रकाश गुप्त की पुरानी स्मृतियाँ 1947 में, राधिका रमन प्रसाद के द्वारा लिखा गया टूटा तारा 1940 में, मौलवी साहब और देवी बाबा, ये राधिका रमन प्रसाद द्वारा लिखे गए रेखा चित्र हैं। शिव पूजन सहाय, जिन्होंने वे दिन वे लोग रेखा चित्र लिखा। इसके अलावा राम वृक्ष बेनीपुरी, जो कि सबसे अच्छे रेखा चित्रकार माने जाते हैं नए युग के, जिन्होंने लाल तारा 1938 में, माटी की मूर्तें 1946 में, गेहूं और गुलाब 1950 में, मील के पत्थर 1957 में रेखा चित्र लिख करके और हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। अब हम देखते हैं कि इनमें अंतर क्या क्या होता है, रेखा चित्र में और संस्मरण में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर है। रेखा चित्र और संस्मरण में क्या अंतर? रेखा चित्र एक प्रकार से चरित्र का लिपिबद्ध चित्र होता है, जबकि संस्मरण चरित्र का दर्पण होता है। यानी संस्मरण में हम उस व्यक्ति के चरित्र को देखते हैं, जबकि रेखा चित्र में लिपिबद्ध रूप से उसके चरित्र को लिखा जाता है। संस्मरण में हम अनायास ही उसके चरित्र के दर्शन कर लेते हैं। दूसरी बात है कि रेखा चित्र में लेखक चरित्र की प्रमुख विशेषताएं ही उभारता है रेखा चित्र, जबकि संस्मरण में चारित्रिक विशेषताओं के साथ साथ परिस्थिति का बिंब प्रतिबिंब भाव भी होता है कि उस समय की परिस्थितियां कैसी थी, उन परिस्थितियों को भी उभारा जाता है। संस्मरण में लेखक किसी घटना या व्यक्ति की वृत्ति से सर्वाधिक प्रभावित हुआ, उसे प्रभावी शैली में प्रस्तुत करता है, जबकि रेखा चित्र में चयनित पात्र की समस्त चारित्रिक विशेषताओं को कलमबद्ध करता है। संस्मरण में क्या होता है, किसी एक ही घटना या एक ही वृत्ति जो होती है जिससे वो सर्वाधिक प्रभावित हुआ है, या उस घटना से जिससे प्रभावित हुआ उस घटना विशेष का वर्णन होता है, जबकि रेखा चित्र में जिस पात्र का चयन किया जाता है उसकी चारित्रिक यानी समस्त चारित्रिक विशेषताएं उसमें कलमबद्ध करनी होती है। ये था रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर। रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर है? रेखा चित्र और जीवनी में, रेखा चित्र और जीवनी में अंतर देखिए। रेखा चित्र और जीवनी में है कि जीवनी में लेखन जो होता है इसमें बुद्धि और भावना का समुचित सहयोग होता है और कल्पना की न्यूनता होती है, जबकि रेखा चित्र में बुद्धि, भावना और कल्पना का समान योग होता है। जीवनी जब हम लिखते हैं तो जीवनी व्यक्ति अपने पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर भी लिख सकता है, लेकिन रेखा चित्र है वो उस व्यक्ति के साथ रहा हुआ या वह घटना उस लेखक के साथ घटित होनी चाहिए, तब हम वो रेखा चित्र लिख सकते हैं। जीवनी में सर्वांगीण चित्र होता है, जबकि रेखा चित्र जीवन के किसी एक चित्र को भी चित्रित कर सकता है। वैसे रेखा चित्र में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, लेकिन रेखा चित्र में एक यानी जीवन के किसी एक घटना का चित्रण भी हो सकता है, लेकिन जीवनी में व्यक्ति की सर्वांगीण चित्र होते हैं, सारी विशेषताएं उसके जीवन की होनी चाहिए। जैसे तीसरी विशेषता है कि जीवनी की अपेक्षा रेखा चित्र में लेखक की निजी अनुभूतियों, कल्पनाओं, भावनाओं और विशेषताओं का अधिक महत्व होता है। जीवनी में व्यक्ति अपनी अनुभूतियां, कल्पनाएं और भावनाएं ये शामिल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसा उसने उसके बारे में जाना है वही जीवनी में लिखा जाता है, लेकिन रेखा चित्र में व्यक्ति अपनी कल्पनाओं से, अपनी भावनाओं से, अपनी अनुभूतियों से बहुत कुछ उसमें ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। चौथा जो है, जीवनी लेखन में चयन कला का अधिक महत्व होता है, जबकि रेखा चित्र में सूक्ष्म परिवेक्षण का अधिक महत्व होता है। जीवनी लेखन में व्यक्ति किसी का चयन करता है कि मुझे उसकी जीवनी लिखनी है, तो उसकी जीवनी का अध्ययन वह कहीं से भी कर भी सकता है, लेकिन रेखा चित्र के लिए सूक्ष्म परीक्षण की आवश्यकता होती है। व्यक्ति उस घटना से कितना प्रभावित हुआ है उस घटना को लिखता है। पांचवी इसकी विशेषता है कि अंतर जो है वह है, जीवनी लेखक अपने पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव के माध्यम से भी लिख सकता है, लेकिन रेखा चित्र उसी व्यक्ति या घटना पर लिखा जाता है जिससे लेखक स्वयं प्रभावित हुआ है। ये अंतर है जीवनी और रेखा चित्र में। अब हम देखते हैं कि कहानी और रेखा चित्र में क्या अंतर है। एक तो कहानी होती है और एक रेखा चित्र होता है, इनमें क्या अंतर होता है। कहानी और रेखा चित्र में देखिए कि कहानी का उद्देश्य मनोरंजन प्रदान होता है, जबकि रेखा चित्र द्वारा चयनित चरित्र को बाह्य और आंतरिक तत्वों की मार्मिक प्रस्तुति करना होता है। रेखा चित्र में व्यक्ति जिससे प्रभावित हुआ है
उस घटना को लिखता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन होता है, उसमें कल्पना होती है। कहानी में कहानीकार या पात्र बोलता है, जबकि रेखा चित्र में सदैव लेखक ही बोलता है, क्योंकि जिसका हम रेखा चित्र लिखते हैं तो वह लेखक ही बोलता रहता है। कहानी में पात्र को भी बोलता हुआ बताया जा सकता है। रेखा चित्र में पात्र के जीवन की सत्य घटना का वर्णन होता है, जबकि कहानी में पात्र काल्पनिक और यथार्थ दोनों हो सकता है। कहानी यथार्थ भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। किसी को प्रेरित करने के लिए भी कहानी लिखी जा सकती है, लेकिन रेखा चित्र जो होता है वो सत्य जो घटना होती है उसी का वर्णन होता है। इसके बाद है, रेखा चित्र में लेखक की अनुभूतियों को विशेष महत्व दिया जाता है। कहानी में कल्पना एवं भावनाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। रेखा चित्र में लेखक की जो अनुभूतियां होती है, जो उसने अनुभव किया है, जिस घटना से उसे क्या अनुभव प्राप्त हुआ, उस अनुभव को महत्व दिया जाता है। लेकिन कहानी में कल्पना और भावनाएं विशेष महत्व रखती है, यानी उसमें कहानी में व्यक्ति अपनी कल्पना के माध्यम से कैसी भावनाएं भरना चाहता है वैसी वो कहानी लिख सकता है। तो ये थे अंतर। इसके बाद अपन देखते हैं चौथा, उपन्यास। उपन्यास क्या है, उपन्यास का विकास कैसे हुआ, कितने प्रकार के उपन्यास होते हैं, उसके बारे में देखिए। उपन्यास की क्या परिभाषाएं हैं। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं में उपन्यास का अपना एक विशिष्ट स्थान है, और उपन्यास जो है वो साहित्य की एक समृद्ध विधा है। उपन्यास उप प्लस नी धन अस धन अच प्रत्यय के योग से बना है। उप धन नी धन अस धन अच इन प्रत्ययों के योग से बना है। ये इसका विश्लेषण है। उपन्यास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। कुछ प्राचीन संस्कृत विद्वानों ने उपन्यास को पाठकों का प्रसादन करने वाली साहित्यिक विधा बताया है। पाठकों को खुश करने वाली, पाठकों का मनोरंजन करने वाली एक साहित्यिक विधा विद्वानों ने बताया है। आधुनिक गद्य विधा में इसका प्रयोग सर्वप्रथम बंगला भाषा में 1773 में किया गया, और 1811 ईस्वी में माया प्रसाद गुप्त ने अंग्रेजी उपन्यास में अंग्रेजी के शब्द के लिए, अंग्रेजी उपन्यास के लिए इतालवी शब्द है जिसको नोवेल कहते हैं, नोवेल शब्द का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ है सूचना। नोवेल का अर्थ अपनी हिंदी भाषा में जिसे उपन्यास कहते हैं, और नोवेल का अर्थ होता है सूचना। यानी इसका अर्थ हुआ कि उपन्यास वह विधा है जिसके माध्यम से पाठक को किसी के बारे में सूचित किया जाता है, प्रेरित किया जाता है, जागृत किया जाता है। इसकी परिभाषाएं देखिए। सबसे पहले एडिथ बर्टन ने जो परिभाषा दी है, उन्होंने दी है कि उपन्यास एक ऐसा कल्पित आख्यान है, ऐसा कल्पित आख्यान है जिसमें सुंदर कथानक और पात्र बड़ी भली प्रकार से चित्रित होते हैं, यानी उनका पूर्ण वर्णन होता है। वॉलफर्ट जो है अंग्रेजी उपन्यासकार हैं, इन्होंने लिखा है कि उपन्यास सक्रिय मानव जीवन की भाषा में भावों का गद्य अनुवाद है। मानव जीवन की जो भाषा है, उनके जो भाव है, उनका गद्य भाषा में अनुवाद ही उपन्यास है। तीसरी परिभाषा हमारे हिंदी के विद्वान हैं बाबू श्याम सुंदर दास, और उन्होंने लिखा है कि उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की कलात्मक कथा है। उपन्यास व्यक्ति तभी लिखता है जब वह जीवन में किसी वातावरण से प्रभावित हुआ हो, किसी समाज से, राजनीति से, अर्थव्यवस्था से या नैतिकता से जो प्रभावित हुआ है, तो वह व्यक्ति यानी वास्तविक जीवन की एक कलात्मक कथा है। प्रेमचंद, जिसे उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है, इन्होंने लिखा है, प्रेमचंद ने लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मानव चरित्र को प्रकाशित करना, उस पर प्रकाश डालना और मानव मन में जो भावनाएं हैं, उनके जो रहस्य है, उनको खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। और बालकृष्ण गुप्त क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि उपन्यास मानव जीवन का महाकाव्य है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है, उपन्यास मानव जीवन का महाकाव्य है। अब हम इसके आधार पर इसे इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उपन्यास मानव जीवन का वह स्वच्छ और यथार्थ गद्यमय चित्र है, गद्यमय चित्र है जिसमें मानव मन को प्रसादन की अद्भुत शक्ति के साथ साथ उसके रहस्यों के उद्घाटन तथा उनके उन्नयन की विचित्र क्षमता भी होती है।
यानी वो स्वच्छ और गद्यमय चित्र है, वह चित्र है जिसके द्वारा मनुष्य के मन को खुश करने वाली जो अद्भुत शक्ति है, उसके जो रहस्य हैं उनको प्रकट करना और उनके जो उन्नयन है, यानी उसका उन्नयन करना, मानव मन की भावनाओं को उन्नयन करना, मानव मन की भावनाओं का वर्णन करना, उनकी जो विचित्र क्षमता होती है वो केवल और केवल उपन्यास में होती है। जिस प्रकार कहानी, नाटक उनके तत्व होते हैं, इसी प्रकार उपन्यास के भी तत्व होते हैं, जिसमें पहला जो तत्व होता है वो कथा वस्तु होता है। उपन्यास की कथा वस्तु प्रत्यक्षतः जीवन से संबंधित होती है। उपन्यास की आत्मा होती है कथा वस्तु। एक श्रेष्ठ उपन्यासकार को समस्त घटनाएं इस प्रकार संजोनी चाहिए कि पाठक उन्हें आसानी से समझ सके और कथा वस्तु में रोचकता, यथार्थता, क्रमबद्धता, सरसता, कुतूहलपन और सुसंगठन होना आवश्यक है। यदि कथा वस्तु सुसंगठित नहीं होती है तो उपन्यास के उद्देश्य को या उपन्यास क्यों लिखा गया इसके बारे में व्यक्ति या पाठक समझ नहीं पाएगा। दूसरी बात है इसके पात्र। कहानी के पात्र होते हैं, संस्मरण के होते हैं, सभी के पात्र होते हैं। तो इसमें पात्र कैसे होते हैं? पात्र उपन्यास के वाहक होते हैं। पात्रों के माध्यम से ही हम उस उपन्यास के उद्देश्य को समझ पाते हैं। पात्र यदि कथा के अनुकूल होंगे तो उपन्यास अधिक प्रभावशाली होगा। अगर कथा के अनुकूल यानी कथा वस्तु के अनुकूल यदि पात्र होते हैं तो वो उपन्यास सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जैसा उसका टाइटल होता है, जैसा शीर्षक होता है, जैसा उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य को व्यक्त करने वाले पात्र होने चाहिए। अब इसमें जैसे पात्र जो होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। एक तो प्रधान पात्र होता है, एक गौण पात्र होता है। जिसके इर्द गिर्द यानी जिसके लिए, जिस उद्देश्य के लिए जो उपन्यास लिखा गया है वो प्रधान पात्र, और गौण पात्र यानी उपन्यास में साथ साथ कई घटनाएं भी चलती रहती है जिनका उपन्यास से प्रत्यक्षतः कोई संबंध नहीं होता है, वो गौण पात्र होते हैं। तीसरा इसका तत्व होता है कथोपकथन। कथा को गति प्रदान करना, जिसको संवाद भी कहा जाता है। पात्रों के चरित्र को अभिव्यक्त करते हैं। पात्रों के भाव, विचार, संवेदना, क्रिया प्रतिक्रिया के मूल में निहित प्रेरणाओं तथा संस्कारों को उद्घाटित करने में कथोपकथन की महती भूमिका होती है। कथोपकथन की जो भूमिका होती है वो महती होती है। भाव, विचार, संवेदना, क्रिया प्रतिक्रिया, ये सारी भावनाएं हैं वो इसमें उपन्यास में देखी जा सकती है। और कथोपकथन स्पष्ट और सुबोध होना आवश्यक है। चौथा जो इसका तत्व है वो है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण में देखिए, उपन्यास के कथानक को सजीव, सुंदर और आकर्षक बनाने में देश काल वातावरण का मुख्य भूमिका है। यानी इसका जो रोल है वो मुख्य है देश काल वातावरण का, जिससे सजीव बनता है, सुंदर बनता है और आकर्षक उपन्यास लिखा जाता है। उपन्यास लेखन में काल क्रम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा का चयन जिसे काल में कहा गया है या काल में किया गया है, जिससे काल में कथा का चयन किया गया है, देश काल वातावरण का निरूपण भी उसी काल रूप में होना चाहिए। कथा जिस काल की हम चयन करते हैं, देश काल यानी उसका जो समय है, वातावरण है, वो भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। उपन्यास लिखने का, कोई भी विधा लिखने का उद्देश्य अवश्य होता है और उद्देश्य उपन्यास का भी होता है। उपन्यास का उद्देश्य केवल सामाजिकों का मनोरंजन करना ही नहीं होता, इनका नैतिक दायित्व भी होता है। अपने आसपास की जो परिस्थितियों के प्रति नागरिकों को सजग करना भी इनका उपन्यास का उद्देश्य होता है। छठा जो है वो है भाषा शैली। भाषा शैली में देखिए, भाषा शैली में, उपन्यास में भाषा शैली का विशेष महत्व होता है। उपन्यास की भाषा पात्रानुकूल, देशकाल वातावरण के अनुकूल होने चाहिए और भाषा शैली सरल, सशक्त, परिमार्जित, परिष्कृत और बहुत गम्य होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाषा बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करके और उसमें पांडित्य प्रदर्शन किया गया है जिससे वह उपन्यास पाठक तक नहीं पहुंच पाता है, यानी उसमें संप्रेषण का अभाव हो जाता है और संप्रेषण के अभाव में वह उपन्यास अपने उद्देश्य को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो भाषा बहुत गम्य होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, पाठकों के समझ में आने वाली होनी चाहिए। अब उपन्यास लिखने की कई शैलियाँ होती है। जिस प्रकार कहानी लेखन की शैलियाँ होती है उसी प्रकार उपन्यास लेखन की शैलियाँ होती है। इसमें कथात्मक शैली होती है, ऐतिहासिक शैली होती है, आत्मकथात्मक शैली होती है
पत्र शैली होती है, डायरी शैली होती है, ये सारे उपन्यास की शैलियां हैं। उपन्यास कितने प्रकार के होते हैं? उपन्यास के प्रकार, उपन्यास के प्रकार में देखिए, सामाजिक उपन्यास। इस वर्ग के लेखकों ने सामाजिक उपन्यासों पर उपन्यासों की सृष्टि की है। जैसे जयशंकर प्रसाद ने कंकाल और तितली जो उपन्यास लिखा है वो सामाजिक उपन्यास है। विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक के द्वारा माँ और भिखारिणी जो उपन्यास लिखा गया है वो भी एक सामाजिक उपन्यास है। बेचन शर्मा उग्र जिन्होंने दिल्ली का दलाल लिखा है ये भी एक सामाजिक उपन्यास है। और एक मधुआ की बेटी ये भी इन्होंने लिखा है। जैसे मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक उपन्यास कैसे हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यास में देखिए कि इस वर्ग में जैनेंद्र, इलाचंद जोशी, भगवती चरण वर्मा और अज्ञे ये चार आते हैं जो मनोविश्लेषणात्मक विधाओं के ज्ञाता है। इन्होंने कहानियां भी मनोविश्लेषणात्मक ही लिखी है और उपन्यास है वो भी उन्होंने मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही लिखे हैं। जैसे जैनेंद्र के उपन्यास है सुनीता, परख, त्यागपत्र और सुखदा, ये जैनेंद्र के लिखे हुए हैं जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इलाचंद जोशी ने सन्यासी, पर्दे की रानी और प्रेत की छाया, ये तीन उपन्यास लिखे हैं जो कि मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके अलावा जो उपन्यास होते हैं वो साम्यवादी उपन्यास भी होते हैं। साम्यवादी उपन्यास, इन उपन्यासों में वर्ग विषमता का चित्रण करते हुए सामाजिक क्रांति का समर्थन किया गया है। ये जो उपन्यास है वो मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से प्रभावित उपन्यास है जिनमें वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसके संबंध में चर्चा की गई है, उसके संबंध में व्यक्तियों को जागृत करने का प्रयास किया गया है। जैसे राहुल के द्वारा लिखा हुआ एक तो सिंह सेनापति और गंगा, ये राहुल के द्वारा लिखा गया है। यशपाल जो इसके द्वारा लिखा गया है, यशपाल के द्वारा देशद्रोही जो उपन्यास है वो एक साम्यवादी उपन्यास है। इसके अलावा उपन्यास होते हैं ऐतिहासिक उपन्यासकार जो कि एक इतिहास के किसी पात्र को चुन करके, चयन करके और उसके आधार पर वर्तमान जो स्थिति है उससे सामंजस्य स्थापित करके और जो उपन्यास लिखे जाते हैं वो ऐतिहासिक उपन्यास होते हैं। इन उपन्यासों में इतिहास के भूले बिसरे चित्र कल्पना की कल्पना में लपेटकर हिंदी जगत को समर्पित किए गए हैं। जैसे वृंदावन लाल वर्मा जो कि एक ऐतिहासिक उपन्यासकार है जिन्होंने विराट की पद्मिनी और झांसी की रानी और मृगनयनी, ये जो पात्र हैं वो भी इतिहास से लिए गए हैं तो इसलिए इतिहास से संबंध रखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ये दोनों ही ऐतिहासिक पात्र हैं और ये ऐतिहासिक उपन्यास है। रांगे राघव के द्वारा आधा रास्ता जो उपन्यास लिखा गया वो भी एक ऐतिहासिक उपन्यास था। इसके अलावा जो छठा उपन्यास है वो है आंचलिक उपन्यास। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र, यानी इन उपन्यासों में क्षेत्र विशेष की जो लोक संस्कृति है, लोकगीत है, लोक शब्दावली है, इनका बहुलता से उपयोग किया गया है। यानी जिस क्षेत्र के लोग किस प्रकार रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका पहनावा क्या है, वो किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, ये सब आंचलिक उपन्यासों में लिखा जाता है, आंचलिक उपन्यासों में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। और सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध जो आंचलिक उपन्यासकार है वह है फणीश्वर नाथ रेणु जिन्होंने एक मेला आंचल जो 1954 में एक उपन्यास लिखा था, मेला आंचल, जो कि एक क्षेत्र विशेष का वर्णन करता हुआ, क्षेत्र विशेष की स्थितियों को बताता हुआ एक उपन्यास है। इसके अलावा इन्होंने परती परिकथा लिखा था, बाबा बटेश्वर नाथ लिखा था, रतिनाथ की चाची, ये उपन्यास भी है वो आंचलिक उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट के द्वारा लोक परलोक जो उपन्यास लिखा गया वह भी आंचलिक उपन्यास है। अब हम उपन्यास के अंदर अस्तित्ववादी उपन्यास जो है सातवां और अंतिम जो उपन्यास का प्रकार है वह है अस्तित्ववादी उपन्यास। प्रेमचंद के पश्चात लगभग सभी उपन्यासकारों ने सामाजिक चेतना और व्यक्तित्व गुणों से उत्प्रोत उपन्यास लिखे हैं। अस्तित्ववादी उपन्यासों का वर्णन सन 1960 ईस्वी के आसपास हुआ। अस्तित्ववादी जो उपन्यास थे इनका वर्णन है, इनका जो विकास है वो 1960 ईस्वी के आसपास हुआ और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा गया अपने अपने अजनबी अस्तित्ववादी उपन्यासों के अंतर्गत गिना जाता है। डॉक्टर देवराज ने पथ की खोज, बाहर भीतर, अजय की डायरी ये उपन्यास लिखे और ये उपन्यास भी अस्तित्ववादी उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि उपन्यास में और कहानी में अंतर क्या है। अभी जैसे संस्मरण रेखा चित्र में पढ़ा
रेखा चित्र जीवनी में पढ़ा, इसी प्रकार उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। वैसे तो कहानी का गोत्रीय संबंध है उपन्यास से, यानी उपन्यास और कहानी जो है वो सगोत्रीय है, लेकिन उपन्यास उस वंश का कर्ण आधार है और कहानी उसकी प्रतिनिधि है, यानी कहानी प्रतिनिधि के माध्यम से ही उससे उपन्यास का विस्तार हुआ है। इनमें अंतर क्या है? अंतर देखिए कि उद्देश्य का अंतर है। एक तो कहानी में एक प्रसंग, उपन्यास में कई प्रसंग, कहानी में केवल एक ही प्रसंग होता है और उपन्यास में कई प्रसंग होते हैं, यानी एक के साथ कई कथाएं चलती रहती है। कहानी में कहानीकार की दृष्टि मुख्य उद्देश्य पर टिकी रहती है, क्योंकि कहानी छोटी होती है और उसे उद्देश्य को व्यक्त करना होता है, तो मुख्य जो दृष्टि होती है वो उद्देश्य पर टिकी होती है। जबकि उपन्यास इतनी शीघ्रता से नहीं, बीच बीच में रमता रमता चलता है, अर्थात उपन्यास में कई ऐसे विश्राम भी आते हैं जिनमें हास्य, व्यंग्य इनका स्थान भी इसमें होता है। अब कहानी छोटी होती है, इसलिए इसका उद्देश्य सीधा उद्देश्य को व्यक्त करना होता है। तीसरा है, उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा होता है, और कहानी का क्षेत्र सीमित होता है। चौथा है, उपन्यास में सृजन प्रेरणा को समय की लंबी अवधि तक पोषित करना होता है। उपन्यास जो होता है वह लंबे समय तक पोषित करना होता है। उपन्यास बड़ा होता है, इसलिए उसे बहुत अधिक लंबा लिखा जाता है। उसके डायलॉग, उसके जो संवाद होते हैं, कथोपकथन होते हैं, वो भी लंबे लंबे होते हैं। कहानी में केवल जीवन की एक झांकी मात्र होती है, इसलिए कहानी के संवाद भी छोटे छोटे होते हैं। और कहानी में चरित्र का उद्घाटन किया जाता है, जबकि उपन्यास में चरित्र को विकसित किया जाता है। कहानी में उस या जो पात्र होता है, उस पात्र की किसी एक घटना को भी बताया जा सकता है, जबकि उपन्यास में पूर्ण चरित्र को विकसित किया जाता है। ये था उसमें अंतर। अब जैसे मान लो उपन्यास और कहानी में अंतर था, इसी प्रकार नाटक और एकांकी में क्या अंतर है? बहुत सारे प्रश्न हैं ये जो आपके आ सकते हैं कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर है। नाटक का लघु रूप ही एकांकी है, यानी जिसको हम लघु नाटिका भी कह सकते हैं। एकांकी का नाम एक लघु नाटिका भी है। तो नाटक और एकांकी में समानता है, फिर भी इनमें सूक्ष्म अंतर है। पहली बात है कि नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है, नाटक में एक से अधिक अंक होते हैं। नाटक में 5 से 10 तक अंक हो सकते हैं, और 10 से अधिक जब अंक होते हैं तो वो महानाटक हो जाता है, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। दूसरी बात है, एकांकी में जीवन की किसी विशेष घटना का वर्णन होता है, जबकि नाटक में कथा के साथ साथ कई उपकथाएं चलती रहती है। एकांकी में एक घटना होती है और वो विशेष जो घटना होती है उसका वर्णन होता है। एकांकी में चरित्र का जो विकास है वो त्वरित होता है, तेज गति से उसका विकास होता है। नाटक में धीरे धीरे होता है, क्योंकि नाटक बड़ा होता है। और चौथी बात है इसमें, एकांकी में संवाद व घटनाएं संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक में विस्तृत होती है। एकांकी में संवाद और घटनाएं संक्षिप्त होती है, जबकि नाटक में विस्तृत होती है। संवाद भी विस्तृत होते हैं, घटनाएं भी विस्तृत होती है। ये था आपका आज का लेसन, और इसमें अपन ने निबंध और एकांकी की परिभाषाएं, इसके बारे में अभी तक अपन ने नहीं पढ़ा है, जीवनी के बारे में नहीं पढ़ा है। इससे क्या है कि ये लेसन बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आज इसको यहीं समाप्त करना होगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो शेष रही गद्य विधाएँ हैं, उन सभी गद्य विधाओं को भी लिखने का और उन्हें अपलोड करने का प्रयास करें। अब ये आपको गद्य विधाओं से संबंधित या हिंदी साहित्य से संबंधित मैंने प्रत्येक वीडियो में लिंक डाले हुए हैं। उन लिंक पर जाकर के आप हिंदी साहित्य की सारी पुस्तकों के पाठ